हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत में जितने सारे महत्वपूर्ण नदी हैं उसको अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लें कि यहाँ पे आपको सिंधु नदी है और उससे कौन कौन से नदी जुड़ा हो उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही हम लोग एक गंगा नदी यहाँ से निकलती है और फिर इसके साथ कौन कौन सी नदियाँ जुड़ी हुई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, फिर गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। फिर साथ ही साथ जैसे भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है, आपको ये दक्षिणी भारत जो है, इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी नदी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। एक बात और इससे मैं पहले कहना चाहूँगा, शुरू करने से पहले, कि इसके पहले जो भी वीडियो देखे हैं डाला गया है इसमें, इसको आप लोग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि कोई ना कहीं समझिए एक वीडियो दूसरे वीडियो से लिंक्ड होता है और हमको लगता है कि सिलसिलेवार से अगर देखना शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं आपको सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी सबसे पहले क्या है, ये आपको तिब्बत में, जो आपको चाइना के क्षेत्र है, चाइना में ये तिब्बत जो है, तिब्बत में आपको मानसरोवर है, मानसरोवर झील है। यहाँ से तिब्बत, यहाँ से आपको सिंधु नदी निकलती है और यहाँ से आपको उत्तर पश्चिम होते हुए यहाँ पे फिर यहाँ से आपको पाकिस्तान में इंटर करते करते फिर अरब सागर में आगे आ जाती है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सिंधु नदी से यहाँ निकलती है और यहाँ पे ये है आपको लद्दाख में एक जगह है जिसको दमचोक के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग सुन के जरूर लिखिएगा, दमचोक। ये क्या है, लद्दाख में है। दमचोक की जगह से आपको भारत में इंटर करती है और यहाँ से उत्तर पश्चिम होते हुए आपको यहाँ पे दर्दिस्तान एक जगह है। दर्दिस्तान जो है एक जगह है, यहाँ से आपको ये पाकिस्तान में इंटर करती है और आपको ऐसे आपको यहाँ पे अरब सागर में आके गिर जाती है। ठीक है, सिंधु नदी जो है ये कहाँ से शुरू होता है, ये आपको तिब्बत मानसरोवर से शुरू होता है और आपको उत्तर पश्चिम की तरफ बहते हुए यहाँ पे आपको दमचोक है, आपको लद्दाख में है, जो आपको भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भारत में इंटर करती है। और फिर यहाँ से आपको यहाँ जब लास्ट जब जाती है यहाँ पे, तो दर्दिस्तान एक जगह है। कौन सा जगह, दर्दिस्तान। और यहाँ से आपको पाकिस्तान में इंटर करती है और पाकिस्तान में जाते करके उसको फाइनली आपको यहाँ अरब सागर में गिर जाती है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है। तो सबसे पहला, यह हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है, चिनाब। कौन सा नदी, चिनाब नदी निकलती है और यहाँ पे आके इस सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है, यहाँ पर वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में ये दो नदियों से मिल के बना होता है, एक होता है चंद्रा, एक होता है भागा। कौन कौन सा, चंद्रा और एक होता है भागा। ये दो नदियों से, यहाँ से दो नदियाँ निकलती है आपको हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश में ही ये दोनों नदियाँ क्या होती मिलती हैं। और यहाँ से जो शुरू होता है, यहाँ से ये चेनाब नदी होता है। कौन सा नदी, ये चेनाब नदी होता है। और ये चेनाब नदी आपको ऐसे करके आपको फिर आपको पाकिस्तान में एंड करती है और पाकिस्तान में जाकर फिर आपको ये सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, ये चंद्रा और भागा दो नदियां हैं, तो जो दो नदियों के मिलने से जो आगे नदी का निर्माण होता है वो चेनाब नदी होता है। तो हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इस चेनाब नदी को किस नाम से, चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है इस चेनाब नदी को। फिर इसके साथ एक नदी है यहाँ पे, झेलम नदी। तो झेलम नदी यहाँ से कश्मीर घाटी से शुरू होता है और यहाँ पर ये आपको जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के साथ जो है ये 170 किलोमीटर, याद रखिएगा 170 किलोमीटर, यानी 170 किलोमीटर ये बॉर्डर बनाता है, यानी बॉर्डर साझा करता है भारत और पाकिस्तान के साथ।
और फिर जो है ये आपको आके मिल जाता है किसमें, आपको चेनाब नदी में। यार फिर से देख लीजिए, ये कहाँ से शुरू होता है, झेलम नदी। तो झेलम नदी आपको कश्मीर घाटी से शुरू होता है और भारत के साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ 170 किलोमीटर ये बॉर्डर बनाता है। और फिर उसके बाद आपको ये नदी जो है आपको कहाँ पे, चेनाब नदी में आके मिल जाता है। एक और नदी है जो रावी नदी है। ये रावी नदी यहाँ से शुरू होता है हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है और ये आपको कश्मीर पंजाब होते हुए आपको जाकर मिल जाता है फिर आपको चेनाब नदी में ही। ठीक है, कहाँ से, ये हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है और हिमाचल प्रदेश से शुरू जब होता है तो फिर यहाँ से कश्मीर और आपको क्या बोलता है ये, कश्मीर आपको पंजाब होते हुए आपको चेनाब नदी में मिल जाता है। कहाँ पे, चेनाब नदी में मिल जाता है। फिर उसके बाद एक और नदी है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए तिब्बत जो है आपको मानसरोवर, यहाँ से एक और आपकी नदी निकलती है, ये जो होता है सतलज नदी है, सतलज नदी है, और ये हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए फिर आपको यहाँ के मिल जाता है कहाँ पे, तो आपको चेनाब नदी में। ठीक है, और चेनाब नदी जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, ये रोहतांग दर्रा से ही शुरू होता है। कौन सी आपको, ये आपको रावी नदी, पहले इसका नाम हम लिख दे रहे हैं, ये है झेलम नदी। सबसे पहला कौन सा, झेलम नदी है। और ये सेकंड वाला जो है इसका नाम है, इसका नाम चेनाब नदी है। हम बड़ा बड़ा करके इसको हम लिख सकते हैं बाहर, चेनाब नदी। और ये वाला जो है सेकेंड वाला, ये आपको जो है ये आपको है रावी नदी। तो रावी नदी कहाँ से, तो हिमाचल प्रदेश में ही, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा से शुरू होता है और आपको कहाँ, आपको पाकिस्तान में आके आपको चेनाब नदी में मिल जाता है। ये सतलज नदी जो है, ये सतलज नदी आपको कहाँ से, तिब्बत जो है, ये आपको राकस ताल एक झील है यहाँ से तिब्बत में, यहाँ से ये शुरू होता है और आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए फिर आपको कहाँ से आके मिल जाता है, आपको चेनाब नदी में मिल जाता है। तो फर्स्ट में था झेलम नदी, सेकंड था ये सेकंड वाला, ये सेकंड है क्या था आपको चेनाब, और ये थर्ड जो है आपको रावी नदी है, और ये फोर्थ जो है ये आपको सतलज नदी है। सतलज नदी हम यहीं पे फिर पीछे ही लिख देते हैं यार, सतलज नदी। और इस सतलज नदी है, एक और नदी यहाँ से हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलता है और आप यहाँ के आके मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी। अब कौन कौन सा नदी होगा एक बार और देख लीजिए आप लोग। यानी ये सिंधु नदी जो है, ये सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। एक आपको झेलम है, दूसरा चेनाब है, तीसरा आपको रावी नदी है, और चौथा क्या है तो आपको सतलज नदी है। एक छोटी सी नदी जो है हिमाचल प्रदेश से ही रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये आपको ब्यास नदी है। ठीक है, कौन कौन सा है, तो सबसे पहला क्या है तो आपको झेलम नदी, और सेकंड में है आपको चेनाब नदी, और आपको फिर आपको रावी नदी, फिर ब्यास नदी और सतलज नदी। ठीक है, तो एक चीज़ और देखिएगा, चेनाब नदी जो है ये आपको सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। और उसके बाद क्या होता है, ये आपको 5 नदियाँ जब यहाँ से मिल करके यहाँ बनती, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो नदियाँ हैं, क्योंकि चारों नदियाँ आगे चेनाब मिल गई हैं, उसके बाद सब मिल करके यहाँ से एक साथ यहाँ चल रही है। तो ये जो है ये पंचनद के नाम से जानते हैं, पंचनद नदी के नाम से ये जाना जाता है। और ये पंचनद नदी जो है यहाँ से लेकर के आपको फिर आपको कहाँ आके मिल रही हैं, तो सिंधु नदी मिल रही हैं। और ये सिंधु नदी है, ये आपको 45 किलोमीटर, याद रखिएगा आप लोग, 45 किलोमीटर जो है, 45 किलोमीटर ये सफ़र करती है यह 5 नदियों को लेकर के। कौन सा, चेनाब नदी, जिसको इस यहाँ पे इस नदी को नाम दिया गया है पंचनद नदी। इसको क्लियर से एक बार और देखिएगा आप लोग। सबसे पहला आपको सिंधु नदी निकला,
ये सिंधु नदी आपको लद्दाख में इन किया, दमचूक एक जगह है, यहाँ भारत में इन करता है। देखिए सबसे पहले यहाँ आपको ले है, जब आपको लद्दाख की राजधानी है, तो ले कहाँ पे है, तो सिंधु नदी के दाएं तट पे है। सिंधु नदी के ये दाएं तट पे है, ये ले है। जाहिर सी बात है, नदियाँ इधर से चल रही है तो दाएं उधर पड़ेगा, तो वही है आपको सिंधु नदी के दाएं तट पर ले है। तो यहाँ से सिंधु नदी आपको तिब्बत मानसरोवर से निकल रहा है और फिर उसके बाद आपको लद्दाख में दमचूक से इंटर करता है भारत में, और फिर यहाँ आपको दर्दिस्तान एक जगह है, यहाँ से फिर आपको भारत में पाकिस्तान में इंटर करता है और फिर आपको यहाँ अरब सागर में आके गिर जाता है। तो इसमें क्या क्या देखना है आपको, तो सबसे पहले इसका सहायक नदी में एक झेलम नदी है, दूसरा चेनाब नदी है, और तीसरा क्या है आपको ये रावी नदी है, और चौथा ब्यास नदी, और पांचवा क्या है तो सतलज नदी है। सब यहाँ नाम दिया हुआ, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। और यहाँ से जब चारों नदियाँ यानी पांचों नदियाँ जब यहाँ से बढ़ती हैं तो ये पंचनद नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका सफ़र जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपको 45 किलोमीटर है। और ये सिंधु नदी जो है, ये सिंधु नदी की लंबाई जो है, सिंधु नदी की लंबाई जो है 8880 किलोमीटर है। याद रखिएगा आप लोग, 80 किलोमीटर, 8880 किलोमीटर। ये चीज़ बता दी है। चेनाब नदी जो है यहाँ से हिमाचल प्रदेश से 2 नदियों से मिल के बना है, चंद्रा और भागा। वहाँ पे इसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो यहाँ से एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, गंगा से जैसे मान लीजिए यहाँ उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड से 2 नदी निकलता है, उत्तराखंड से ये 2 नदी निकलता है। ऐसा हम यहाँ बनाते हैं इसको हम, जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ से एक नदी आके मिलती है। ये नदी जो है, ये नदी जो है इसको हम क्या कहते हैं, तो आपको अलकनंदा कहते हैं। ये अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी है, ये अलकनंदा नदी है। और इसको जो है, इसको भागीरथी नदी कहते हैं। इसको सुनते जाइएगा और लिखते जाइएगा आप लोग, क्योंकि ये स्टेप कहाँ पे है, तो उत्तराखंड से 2 नदी निकलती है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका एक चीज़ एक जगह से निकलती है जिसको हम कहते हैं सतोपथ हिमानी, सतोपथ हिमानी। और ये निकलती है गोमुख से, गोमुख कहाँ से, यानी यहाँ से उत्तराखंड से गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है इसको देखिए। सबसे पहले तो पहला जो है ये आपको सतोपथ हिमानी से निकलता है क्या, तो आपको ये निकलता है अलकनंदा नदी। और आपको ये भागीरथी नदी निकलता है, ये कहाँ से निकलता है, तो गोमुख से निकलता है। तो जब ये दोनों नदियाँ आके यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे जब मिलती हैं तो इसको देव प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देव प्रयाग। इसमें एक और नदी आके इसको हम क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, या इस पर लिख देते हैं, सतोपथ हिमानी। यहाँ से एक नदी निकलती है और आके यहाँ पे मिलती है, जिसको धौली गंगा कहते हैं, धौली गंगा, धौली गंगा के नाम से जाना जाता है। तो जब ये आके नदियाँ यहाँ पे मिलती है तो इसको विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें एक और आगे नदी आगे मिलती हैं जिसको पिंडार, ये पिंडार नदी है, ये पिंडार नदी आगे मिलती हैं, जिसको आपको यहाँ से रुद्रप्रयाग, कर्ण पर यहाँ जो आके मिलती है पिंडार नदी, इसको कर्ण प्रयाग कहा जाता है, कर्ण प्रयाग। और यहाँ से एक नदी आके मिलती है, ये होता है मंदाकिनी, मंदाकिनी। तो यहाँ पे जो आती हैं इसको रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है, रुद्रप्रयाग।
और यहाँ जो देव प्रयाग यहाँ से आके मिलती है जो भागीरथी नदी, तो यहाँ से जो आगे बढ़ती हैं ये होता है गंगा नदी। इसके बारे में हम बता रहे हैं, सुनिए आप लोग। जैसे उत्तराखंड में, यहाँ से उत्तराखंड में यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले गोमुख से एक भागीरथी नदी निकलती है और यहाँ से एक आपको अलकनंदा निकलती है शतुपथ हिमानी से। यहाँ से यानी 2 नदियाँ निकलती हैं। ये कौन कौन सा, तो आपको अलकनंदा नदी और इधर से भागीरथी नदी। तो इस अलकनंदा नदी में एक धौली गंगा के मिल रही हैं। धौली गंगा के आपको किस में, अलकनंदा नदी मिल रही है। तो जहाँ पे आके मिल रही है इसको विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर उसी तरह से एक पिंडार नदी आके मिलती है किसमें, तो अलकनंदा नदी में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कर्ण प्रयाग कहते हैं, जहाँ पे आके मिलता है। उसी तरह से इसी अलकनंदा नदी में एक मंदाकिनी नदी भी आके मिलती है। मंदाकिनी नदी कहाँ पे, तो जहाँ पे आके मिलती है इसको रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ और हम लोग यहाँ जान लेंगे कि ये मंदाकिनी जो है, एक केदारनाथ धाम जो है, केदारनाथ धाम जो है यहीं पे पाया जाता है। अर्थात यहाँ पे ये मंदाकिनी नदी के तट पे ही केदारनाथ मंदिर यहीं पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, केदारनाथ मंदिर जो है ये मंदाकिनी नदी के तट पे ही पाया जाता है। और ये आपको अलकनंदा, कहाँ की अलकनंदा नदी जो है यहाँ पे इसके किनारे जो है आपको पाया जाता है क्या, तो बद्रीनाथ। इधर लिख देते हैं, बद्रीनाथ मंदिर पाया जाता है। तो कौन कहाँ पाया जाता है कि आपको, जैसे मतलब अलकनंदा नदी के किनारे आपको पाया जाता है बद्रीनाथ, और आपको मंदाकिनी के किनारे केदारनाथ मंदिर पाया जाता है। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। तो यही चीज़ यहाँ से शुरू होता है फॉर्मेट यहाँ पे, और यहाँ से आपको एक ये हो जाएगा अलकनंदा, ये हो जाएगी भागीरथी, और यहाँ से ये शुरू होता है और यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से जब दोनों नदियाँ मिलती हैं, जब आगे बढ़ती हैं, तो यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। याद रखिए, गंगा का यही चीज़ है। यहाँ से ये दोनों अगर मिलती हैं तो यहाँ से आगे जो शुरू होता है गंगा नदी होता है यहाँ से। तो फिर यहाँ से अब देखिए, ये गंगा नदी जो है यहाँ से शुरू होती है, तो आपको उत्तराखंड के बाद आपको उत्तर प्रदेश में बिहार, बिहार के बाद जब पश्चिम बंगाल में जाती है, तो पश्चिम बंगाल में जब जाती है तो यहाँ एक जगह है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे फरका, जिसका नाम है फरका जगह है, फरका नाम की जगह है। और यहाँ फरका पे जो है, यहाँ से ये 2 धाराओं में बंट जाती हैं। तो 2 धाराओं में कैसे बढ़ती हैं, तो यहाँ से एक आ जाता है नीचे और एक चला जाता है सीधे। यहाँ से जब दोनों नदी के मिलने से जब गंगा नदी बनती है, तो ये आपको जाएंगे, आपको उत्तर प्रदेश, फिर आपको बिहार, फिर आपको पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में फरका नामक एक जगह है। तो ये फरका नामक जगह में क्या होता है कि 2 भागों में बंट जाती है। एक उसकी धारा जो है आपको दक्षिण की तरफ आ जाता है, जो आपको कलकत्ता की तरफ आएगा, कलकत्ता के किनारे से, जिसको हम कौन सी नदी कहते हैं, तो हुगली कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, कौन सी नदी है, ये आपको नीचे की तरफ एक कट की आती है, इसको हुगली नदी कहते हैं। और आगे की तरफ जो बढ़ती है मेन इसकी धारा, वो भागीरथी के नाम से ही जानी जाती है, ये भागीरथी के नाम से। और जैसे ही बांग्लादेश में इन करती है, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, पद्मा हो जाता है, इसका नाम पद्मा हो जाता है। और यहाँ से एक और नदी, यहाँ देखिए, यहाँ से एक और नदी निकलती हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है, और यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे आती है। तो ये जो नदी आगे बढ़ती है गंगा नदी, इसका गंगा नदी, तो यही तो मान ली आगे यहाँ पर एक बार और देखिए आप लोग, ये गंगा नदी निकलती है कहाँ से, तब को ये 2 नदियाँ निकलती हैं उत्तराखंड से, फिर आगे बढ़ के ये गंगा नदी हो जाती है।
फिर उसके बाद आगे उत्तर प्रदेश, फिर आपको बिहार हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल में जाएगी तो 2 भागों में बट जाएगी। तो 2 भागों में जब बटेगी तो एक नीचे तो हुगली नदी नीचे आ जाएगा, जो कि जैसे हावड़ा ब्रिज है या हावड़ा आपको स्टेशन है, उसी के किनारे हुगली नदी है, जैसे कलकत्ता इधर पाया जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे आपको हुगली नदी इधर आ जाएगा। अब मेन जो जाएगा भागीरथी के नाम से जाएगा, लेकिन जैसे ही आपको कहाँ पे जाएगा, बांग्लादेश में, तो ये पद्मा के नाम से हो जाएगा, ये इसका नाम पद्मा हो जाएगा। और ये आगे जब बढ़ेगा तो इसमें एक नदी आके मिलेगी। अब ये नदी का क्या है इसको भी देख लीजिए पहले आप लोग। यहाँ जो है, यहाँ से फिर आपको वहीं तिब्बत मानसरोवर से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जिसको हम वरलुंग जंगबो के नाम से जानते हैं, वरलुंग जंगबो के या सांगपो के नाम से, आप सीधा सीधी याद रखिएगा, सांगपो। तो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से, तो ये आपको सांगपो के नाम से आपको मतलब तिब्बत में नाम दिया जाता है या चाइना में। उसके बाद आपको जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। तो जब अरुणाचल प्रदेश में जाएगी, ये इन करेगी तो इसका नाम यहाँ हो जाता है दिहांग। क्या नाम हो जाएगा, ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपको तिब्बत चाइना में क्या होता है, सांगपो नदी से या वरलुंग जंगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये फिर आपको जैसे जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, तो ये दिहांग के नाम से जाना जाएगा। और जब दिहांग के नाम से जाना जाएगा तो फिर उसके बाद जैसे ही आपको असम में आएगा तो ओरिजिनल इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा ये नदी का। और इसी के नाम पर पूरा ये ब्रह्मपुत्र इसको ही कहा जाता है। तो एक बार और इसको सुन लीजिए क्या है। तो शुरू होता है कहाँ, तिब्बत आपको मानसरोवर से, जहाँ पे सांगपो या वरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। फिर जैसे ही आपको इंटर करता है भारत में अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाएगा। और फिर दिहांग के नाम से जाना जाएगा। जब ये असम में इन करेगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो जब ये नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, जब ये असम से इन करेगा कहाँ पे, फिर बांग्लादेश में, तो इसका नाम हो जाएगा जमुना। याद रखिएगा यहाँ पे गंगा नदी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी भारत की है जिसका नाम है यमुना। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है जमुना। तो ये ब्रह्मपुत्र जैसे ही आपको कहाँ पे आता है, आपको बांग्लादेश में आता है, तो इसका नाम आपको जमुना होता है। और जब ये जमुना नदी इस पद्मा में जब मिलता है और फिर उसके बाद आगे जो एक नदी बनता है, तो इसका नाम हो जाता है मेघना हो जाता है। एक बार और समझिएगा आप लोग, ये गंगा नदी जो है ये 2 नदियों से मिला है। जो उत्तराखंड से एक निकलता है आपको अलकनंदा, एक भागीरथी, दोनों आगे बढ़ता है तो देवप्रयाग में मिलता है। फिर उसके बाद ये गंगा नदी बन के आगे बढ़ता है। उसके बाद आपको जैसे उत्तराखंड से कहाँ हो गया, तो उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया। फिर जब पश्चिम बंगाल में जाता है तो एक फरका नामक जगह है, यहाँ से इसका 2 भाग हो जाता है। एक नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ जाता है और एक जो होता है कहाँ होता है वो आगे की तरफ जाता है। तो जैसे यहाँ से आगे जाता है भागीरथी के नाम से जाता है, और नीचे दक्षिण की तरफ जब आएगा तो आपको कौन सी नदी के नाम से आएगा, हुगली नदी के नाम से आएगा। तो ये जब भागीरथी जो है जब यहाँ से बांग्लादेश में जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा पद्मा हो जाएगा। और फिर वही जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में सांगपो या वरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है, ये आपको जब भारत में इन करेगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में, तो दिहांग के नाम से जाना जाएगा। और जब यहाँ से फिर आपको ये असम में आएगा तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होगा। फिर असम से ये आपको जब ये बांग्लादेश में जब इन करेगा तो इसका नाम हो जाएगा जमुना नदी। और जब ये जमुना नदी और पद्मा में जब मिलेगा और यहाँ से जो आगे नदी बढ़ेगा इसका नाम है मेघना नदी। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी क्या डेल्टा बनाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण करता है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। क्या नाम है,
सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। ये वाला क्या था, इसमें अलकनंदा है और भागीरथी है। भागीरथी कहाँ से, गोमुख से निकला है, और अलकनंदा किसी सतोपत से निकला है। मंदाकिनी के नदी के किनारे ही आपको केदारनाथ मंदिर है, और अलकनंदा के किनारे कौन सा, बद्रीनाथ मंदिर है। इसमें एक धौली गंगा मिलता है अलकनंदा में, एक पिंडार नदी मिलता है, और एक ये मंदाकिनी मिलता है। जब आगे बढ़ता है तो देव प्रयाग में मिलता है, फिर उसके बाद जो बढ़ेगा तो ये गंगा हो जाएगा। ये चीज़ हो गया, इसको मिटा देते हैं पहले। तो ये नदी जो मेघना बन के आगे बढ़ती है, यहीं पे एक सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, जो विश्व में प्रसिद्ध है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए यहाँ पे, एक तो सिंधु तंत्र, और यहाँ पे क्या है तो गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र के बारे में। एक चीज़ और हम लोग यहाँ देखेंगे कि इस गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कोई है, तो यहाँ से बंदरपूछ एक जगह है, यहाँ से निकलता है, और यहाँ पे जाके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जो इलाहाबाद पहले नाम था, इस प्रयागराज में आके गंगा नदी, यमुना नदी जो है आके मिलता है। यानी एक चीज़ देखिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा ये सहायक नदी है। क्या है, ये सहायक नदी है। कौन सा, यमुना नदी, यानी भारत का सबसे बड़ा ये सहायक नदी है। और ये आपको सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कोई था, तो आपको कौन था, तो चेनाब नदी था, जो यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलता है, ये चेनाब नदी। और ये जो है आपको भारत का सबसे बड़ा सहायक नदी जो गंगा की सहायक नदी है। और ये कहाँ से, ये भी आपको उत्तराखंड से निकलता है, बंदरपूछ जगह से, और आपको यहाँ पे भारत के उत्तर प्रदेश में आपको प्रयागराज के पास आके ये मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है इस यमुना नदी में कुछ इसके भी सहायक नदी इसमें आके मिलती है, जैसे आपको चंबल हो गया, बेतवा हो गया। तो चंबल नदी जो है ये आपको एमपी के, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होता है। ये आपको चंबल नदी जो है, ये चंबल नदी जो है, एक बेतवा है, ये दोनों नदी जो मध्य प्रदेश से निकलता है। लेकिन चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलता है, और बेतवा नदी जो है आपको मध्य प्रदेश के आपको भोपाल से निकलता है। और अब कोई इसी बेतवा नदी के किनारे जो है सांची का स्तूप है, जो भारत का सबसे पुराना प्राचीन स्तूप जो है, जो आपको 3री शताब्दी में बनाया गया था अशोक के द्वारा, वो आपको समझिए किस नदी के किनारे हैं, तो बेतवा नदी के किनारे हैं। आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जस्ट इस वीडियो के बाद में हम लोग बिहार की नदी ही पढ़ेंगे। तो बिहार की नदी के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कौन से जितनी सारी छोटी बड़ी नदियाँ हैं वो आपको गंगा में कैसे आके मिल रही हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक चीज़ यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा नदी जो है वो गंगा, जैसे मान ली गंगा नदी ऊपर से ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, दाहिना इधर हुआ, बायां उधर हुआ। तो इस तरह से जैसे गंगा नदी के बाएं तरफ कौन कौन सी नदी है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा तो गोमती नदी आके मिलती है। कौन कौन सा, गोमती नदी मिलती है। फिर आपको घाघरा या सरयू नदी कह सकते हैं, वो मिलती है। फिर गंडक नदी मिलती है, फिर कोसी नदी मिलती है, फिर रामगंगा नदी मिलती है। ये सारी नदियाँ जो है ये गंगा नदी में ये बाएं तरफ से मिलती हैं। कौन कौन सी है, गोमती नदी है, सरयू नदी है, कोसी नदी है, गंडक नदी है, रामगंगा नदी है, और सारी इसमें छोटी छोटी नदियाँ जो हैं आके आपको इसको बाएं तरफ से मिलती हैं।
और दाहिने तरफ से देखा जाए तो सबसे बड़ा क्या है, सहायक नदी में एक यमुना नदी है, यमुना नदी है, यमुना नदी है। अब ये यमुना नदी जो है ये आपको कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड से निकलेगी फिर उसके बाद आपको कहाँ जाएगी, तो हरियाणा में जाएगी, हरियाणा से निकल के आपको दिल्ली जाएगी, दिल्ली के बाद फिर आपको उत्तर प्रदेश में जाएगी, और आपको इलाहाबाद में जो IIT में प्रयागराज कहा जाता है वहाँ पर जाके मिल जाएगी। फिर से एक बार और देखिए, यमुना नदी जो है उत्तराखंड से बंदरपुर से निकलेगी और ये जाएगी आपको कहाँ, हरियाणा, हरियाणा से फिर दिल्ली, फिर दिल्ली से आपको उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आपको जाके इलाहाबाद में जो आज की डेट में आपको प्रयागराज कहा जाता है, तो प्रयागराज में जाके आपको यमुना नदी मिल जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो गंगा नदी के दाहिने तरफ से मिलने वाले नदियाँ जो है, एक तो आपको क्या हो गया, आपको यमुना नदी, फिर उसके जैसे सहायक में चंबल बेतवा हो गया, तो इसको तो खैर इसी में जोड़ लेंगे, तो आपको कौन सा नदी हो जाएगा, ये यमुना नदी, सोन नदी जो आपको यहाँ से मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है, सोन नदी, फिर उसके बाद आप देखिएगा कर्मनाशा नदी हो गया, टोंस नदी हो गया, यानी इसमें बहुत सारी नदियाँ जो है आपको दाहिने तरफ से जाके मिलती है। जो भारत का आपको नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कुछ नदी और सारा क्लियर हो जाएगा, तो उसमें भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ एक चीज़ आप लोग देखिएगा कि बस कौन कौन नदी मिला है, फिर आगे कैसे बढ़ा है, फिर उसके बाद आपको दाहिने तरफ से कौन नदी मिल रहा है, बाएं तरफ से कौन मिल रहा है। मेन चीज़ का यही है कि इसका एग्जाम यहीं से पूछेगा, जो फरका जो है यहाँ से दो भागों में करता है। तो नीचे हुगली आता है जो आपको जैसे कलकत्ता इसके किनारे जो हुगली नदी किनारे अब कलकत्ता बसा हुआ है, और ये आपको भागीरथी नदी जाएगी तो बांग्लादेश में पद्मा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको ये जमुना के मिलेगी, तो उसके बाद ये मेघना हो जाएगा। आज जब मेघना हो जाएगा तो आपको ये सीधे आपको बंगाल की खाड़ी में जाएगी, और यहाँ पे बनाएगी बहुत बड़ा द्वीप, जो द्वीप बनाएगी, डेल्टा बनाएगी यहाँ पे, और वो डेल्टा जो है भारत विश्व में सबसे बड़ा नदी डेल्टा होगा, और जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। और एक चीज़ और यहाँ बता दूं मैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ असम में जब आ रही है, तो इसी असम में जो है एक माजुली नामक द्वीप बनाएगी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो होता है ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है यहाँ पे, माजुली द्वीप, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना भूल गया हूँ, जैसे मान लीजिए कि सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 1960 में एक समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्या हुआ? समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में कि ये 6 नदियाँ जो हैं, ये जो आपको जैसे मान लीजिएगा आपको सिंधु नदी हो गया, झेलम नदी हो गया, फिर चेनाब नदी हो गया, फिर ब्यास, ये सतलज नदी हो गया, तो इन नदियों के पानी का उपयोग कौन सा देश कितना करेगा। तो 1960 में जो हुआ, तो जैसे मान लो ऊपर से आइए, जैसे एक सिंधु हो गया, फिर उसके नीचे झेलम हो गया, फिर उसके नीचे क्या है तो आपको चेनाब हो गया। ये 3 नदी जो है, ये 3 नदी का 80% भाग, यानी जल का भाग जो है आपको पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% इंडिया यूज करेगा। उसी तरह से आपको रावी हो गया, फिर आपको ब्यास हो गया, फिर सतलज हो गया। ये 3 नदियों का 80% जल जो है आपको इंडिया यूज करेगा, और आपको 20% भाग जो है पाकिस्तान यूज करेगा। एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये सिंधु नदी तंत्र में 1960 में एक समझौता हुआ कि सिंधु, झेलम और चेनाब, ये 3 नदियों का 80% जल जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% इंडिया करेगा। और उसके नीचे कौन कौन सा, रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियों का जल का यूज जो है 80% इंडिया करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। यहाँ एक और चीज़ पूछेगा
कि सिंधु नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, तो पहला चाइना हो गया, फिर इंडिया हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया। क्या है? चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, 3 देश से गुजरता है, फिर उसके बाद ये अरब सागर में जाके गिर जाता है। गंगा नदी जो है ये आपको उत्तराखंड से निकलेगा, फिर आपको उत्तर प्रदेश में जाएगा, फिर बिहार में जाएगा, फिर पश्चिमी चंपारण में जाएगा, कहाँ वेस्ट बंगाल में जाएगा, और वेस्ट बंगाल से कहाँ चला जाएगा, तो बांग्लादेश में जाएगा। यानी इस गंगा नदी का लंबाई जो है ये 2525 किलोमीटर है। जैसे सिंधु नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर था, उसी तरह से गंगा नदी की लंबाई जो है आपको 2525 किलोमीटर है, जिसमें भारत में इसका बहाव क्षेत्र जो है 2071 किलोमीटर है। 2071 यानी 2071 किलोमीटर जो है इस गंगा नदी के बहाव क्षेत्र है। और इसमें से आपको 400 जैसे घटा लीजिए इसमें, तो 4 5 4 इतना ही, यानी 454 जो है 454 किलोमीटर यानी गंगा नदी के बहाव क्षेत्र आपको बांग्लादेश में है। टोटल आपको गंगा नदी की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 2071 किलोमीटर बिहार में इसका बहाव क्षेत्र भारत में इसका बहाव क्षेत्र है, और 454 किलोमीटर जो है आपको बांग्लादेश में इसका बहाव क्षेत्र है। तो आप लोग जरूर इतना याद रखेंगे कि आपको उत्तराखंड से शुरू होता है, फिर उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में जाएगा, बिहार में जाएगा, फिर उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल में जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ चला जाएगा बांग्लादेश में। इसके दाहिने यानी गंगा नदी के दाहिने तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, जैसे यमुना नदी हो गया, सोन नदी हो गया, कर्मनाशा नदी हो गया, या इस टोंस नदी हो गया, और इसके साथ साथ और छोटी छोटी नदियाँ जो हैं आपको जाके इसके दाहिने तरफ से मिल रही हैं। बाएं तरफ से कौन मिल रही है, तो जैसे गोमती नदी हो गया, सरयू नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, फिर आपको रामगंगा हो गया, कोसी हो गया। ये सारी आपको नदियाँ जो है, एक्चुअली सारी नदियाँ जो हैं आपको जैसे कोसी हो गया, रामगंगा हो गया, ये आपको गंडक हो गया, ये सारी नदियाँ जो है ये जो नेपाल में जो हिमालय है वहाँ से नदी यहाँ के शुरू होती है। ठीक है, जिसमें से कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम, यहाँ जो आपको एक नदी है आपको गोदावरी नदी, इसको मिटा देते हैं। ये गोदावरी नदी जो है आपको महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, नासिक से निकलते हैं, और इसका बहाव यानी पश्चिम की तरफ होते होते आपको पूरब की तरफ, याद रखिए ये पूरब की तरफ समझिए, इसका बहाव क्षेत्र होते हुए ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये जो है आपको गोदावरी नदी जो है, ये गोदावरी नदी जो है आपको प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सबसे लंबी नदी है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। ये आप कहाँ से शुरू होता है, तो आपको महाराष्ट्र के नासिक से शुरू होता है, और इसकी लंबाई जो है ये 1465 किलोमीटर है। क्या है? ये याद रखिएगा, यानी गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, और ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और पूरब की तरफ बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, एक यहाँ पे नर्मदा नदी है, इसको मिटाते हैं। फिर एक नर्मदा नदी है, यहाँ से एमपी से निकलता है और ऐसे ऐसे आके यहाँ चला जाता है। ये आपको जो अमरकंटक से निकलता है, ये आपको मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये निकलता है। कौन सा नदी? तो आपको ये
नर्मदा नदी है, और ये नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में आपको विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। और इसके दक्षिण में देखा जाए तो यहाँ सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के यानी दोनों घाटियों के बीच से, यानी इसी दोनों घाटियों के बीच से ये नर्मदा नदी निकलती है और आपको खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, जो विंध्याचल पर्वत और जो सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच से निकलती है, यानी दोनों घाटियों के रिफ्ट घाटी इसको कहा जाता है। इस दोनों घाटियों के बीच से निकलती है और आपको यहाँ पे गुजरात में ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। फिर एक और नदी यहाँ पे है, ताप्ती नदी जो है, ये सतपुड़ा से होते हुए यहाँ पे गुजरात में आपको अरब सागर में आके गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो ये कौन सा नदी होगी यहाँ पे? आपको नर्मदा नदी, ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में है, और ये सतपुड़ा पर्वत जो है ये आपको इसके दक्षिण में है। नर्मदा नदी के दक्षिण में आपको सतपुड़ा पर्वत है और आपको उत्तर में है विंध्याचल पर्वत। ये दोनों के बीच में आपको निकलती है आपको नर्मदा नदी, ठीक है। उसके बाद एक माही नदी है जो यहाँ से आपको कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। कौन सा? तो माही नदी। उसके बाद ये गोदावरी नदी कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है और आपको ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। फिर उसके बाद एक और नदी है कृष्णा नदी। तो ये कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है ये आपको महाराष्ट्र से ही है, महाराष्ट्र में, और इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है टोटल। और ये आपको यहाँ से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये कृष्णा नदी जो है, ये कृष्णा नदी कहाँ? महाराष्ट्र से निकलता है और महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक और ये तेलंगाना और फिर आपको आंध्र प्रदेश में जाके बंगाल के खाड़ी में आपको मिल जाता है। इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है और ये आपको प्रायद्वीपीय भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसका आपको मुहाना, ये जहाँ से आपका ये अंतिम जो होता है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में बना, बंगाल की खाड़ी में इसका मतलब अंत यहाँ होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे जैसे मान ली इधर जितनी सारी नदियाँ जाके गिर रही हैं आपको बंगाल की खाड़ी में, ये सारी नदियाँ जो है जैसे एक महानदी भी यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ से आके आपको उड़ीसा होते हुए फिर आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फिर आपको गोदावरी आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, फिर कृष्णा नदी जी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सारी नदियाँ जो हैं, ये सारी नदियाँ जो है ये डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। ये आपको महानदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, और फिर उसके बाद जो है एक आपको यहाँ और लास्ट जो है ये कावेरी नदी है। ये कावेरी नदी है। कावेरी नदी भी आपको क्या करती है? आपको बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। देखिए जितनी सारी नदियाँ हैं, जैसे महानदी हो गया, आपको गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सारी नदी आपको बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टा बनाती है। लेकिन ये 2 चीज़ जो यहाँ पे था, जैसे मान लीजिए कि आपको नर्मदा है और ताप्ती है, ये दोनों नदियाँ जो यहाँ पे एस्चुअरी बनाती है। डेल्टा और एस्चुअरी में अंतर यही है, जैसे मान लीजिए कि आपको एस्चुअरी जो है ये जब यहाँ से ये समुद्र से लगाई है, लेकिन आधा बंद वो क्षेत्र जिसमें आपको खारे पानी में आपको ताज़ा पानी जो आके यहाँ मिलता है वो एक एस्चुअरी होता है। और भारत की ये 2 नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों आपको एस्चुअरी बनाती हैं। लेकिन वही जो डेल्टा है
हम जानते हैं कि भारत का जब यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरता है तो अंतिम समय में इस नदी का पानी का बहाव जो होता है बहुत कम हो जाता है, और साथ ही साथ इस नदियों के द्वारा लाया गया गाद जो होता है, मिट्टी जो होता है, ये आपको जब यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, मुहाने पे यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, और चूँकि यहाँ पे पानी का बहाव जो होता है तेज़ नहीं होने के कारण यहाँ कई धाराओं में पानी का धार बढ़ जाता है, और यहाँ त्रिभुजाकार ऐसे करके पानी बढ़ जाता है, और यहाँ पे मिट्टी का यह ढेर बन जाता है, वहीं आपको डेल्टा का निर्माण हो जाता है। जो कावेरी नदी जो है, ये कावेरी नदी आपको कर्नाटक के कुर्ग से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? कर्नाटक के कुर्ग से शुरू होता है, और आपको तमिलनाडु होते हुए आपको यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। कहाँ से? कर्नाटक के कुर्ग से कावेरी शुरू होता है, और आपको कहाँ से आपको जा कर के यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु में गिर जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है, ये कौन था? आपको कृष्णा नदी था। पहला कौन था? तो आपको गोदावरी है, दूसरा है कृष्णा है, और लास्ट में इसको देखा जाए तो कावेरी जो है, इसको आपको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी इस कावेरी को जाना जाता है। तो क्या क्या इसमें पॉइंट हम लोग, जैसे ये आपको पिनार नदी है, जैसे मान लीजिए तीस्ता नदी है, ये तीस्ता नदी आपको कहाँ से, आपको ये सिक्किम से शुरू होता है, पश्चिम बंगाल होते हुए फिर आपको बांग्लादेश में आके इसमें मिल जाता है। कहाँ? पद्मा में। फिर उसके बाद एक लोहित नदी है जो आपको अरुणाचल प्रदेश यहाँ से होते ऐसे आता है। ठीक है, तो लगभग हम यही देखेंगे कि यहाँ पे आपको नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी जो है, ये एस्चुअरी दोनों बनाती है, और यही दो नदियाँ हैं जो आपको पश्चिम की तरफ यहाँ से पश्चिम की तरफ आपको आकर के आपको अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरते हैं। बाकी जितनी सारी नदियाँ हैं आपको बंगाल की खाड़ी में यहाँ अरब सागर में गिरती हैं, और ये जितनी सारी नदियाँ हैं ये सब आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा बनाती है, ये एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं समझिए कि यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में करके ज़रूर अपना बताइए अपना विचार, या इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है इसको ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।